नमस्कार। राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम खास मुलाकात। और आज हिमाचल प्रदेश की सियासत की एक ऐसी शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जिनके चेहरे पर उनके प्रदेश के विकास की ललक, शब्दों में ईमानदारी आप हमेशा देख सकते हैं, जिनका एक ही मकसद है कि उनकी सरकार प्रदेश की रूह तक उतरे। आप जब उनसे मिलते हैं, जब बात करते हैं, तो आप सहज तौर पे अंदाजा लगा सकते हैं उनकी दूरदर्शिता का। तो फिर समय को जाया नहीं करते, स्वागत करते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का। सर, बहुत स्वागत आपका खास मुलाकात में। सर, 2 साल लगभग पूरे हो रहे हैं जब आप प्रदेश की कमान बतौर मुख्यमंत्री संभाल रहे हैं। अगर क्या खोया क्या पाया की शैली में आपसे सवाल पूछूं तो इन 2 वर्षों को आप कैसे आंकते हैं और कौन से ऐसे वादे हैं जो आप प्रायोरिटी पे पूरे करते जा रहे हैं? देखिए घनश्याम जी, 2 वर्ष का कार्यकाल मैं कह सकता हूं कि बहुत बेहतर गुजरा है। नए इनिशिएटिव्स हिमाचल प्रदेश में हमने लिए हैं जो लेने की परंपरा बहुत कम हो गई थी। और दूसरा, जो इनिशिएटिव लिए हैं लोगों ने उनको स्वीकार किया है और स्वीकार करने के साथ साथ में लोगों ने उसमें सहयोग दिया है। और इस बात को लेकर के मैं कह सकता हूं कि सबसे बड़ी बात कि जो पैरामीटर्स होते हैं हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जब हम ऐसे दौर में से गुजरते हैं, जब चुनाव का दौर आता है तो उस दौर में से गुजरते हैं। लोकसभा का चुनाव हुआ तो ऐतिहासिक जीत, आज से पहले कभी भी हिमाचल प्रदेश में ऐसी जीत कभी नहीं देखी जी। 68 की 68 विधानसभा क्षेत्र में हमारे दल की जीत हुई, हमारी पार्टी की जीत हुई है। और जो जीत का अंतर जो है पूरे देश भर में वोट शेयर के हिसाब से हिमाचल छोटा प्रदेश होने के बावजूद भी पहले नंबर पर है, सबसे ऊपर है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद एक दौर और आया बीच में, अभी हाल ही में जो गुजरा है, उपचुनाव हुए बीच में। तो उस उपचुनाव के दोनों सीटों पर भाजपा पहले जीती हुई थी, दोनों सांसद चुन करके गए थे, इसलिए दोनों सीटों पर चुनाव होना था। तो उपचुनाव हुआ तो वहाँ दोनों सीटों पर फिर से भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई। ये पैरामीटर्स है। तो लोगों के दिल दिमाग में परिवर्तन जो हुआ है, उस परिवर्तन को स्वीकार किया है, नयापन है, हट करके काम करने का, नए इनिशिएटिव लेने की बात, इन सारी चीज़ों को लेकर के। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो आज से पहले हिमाचल प्रदेश में एक परंपरा रही थी कि इसके खिलाफ ये करो, उसके खिलाफ वो करो, उससे हट करके जो देवभूमि हिमाचल प्रदेश अनुभव कर रहा है कि यहाँ शांति है, मिल करके काम करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए विकास में। और उस दृष्टि से बदले की भावना से जो राजनीति करने की जो परंपरा थी, उस पर भी जो है हमने रोक लगाई। और रोक लगाने के साथ लोगों ने इसको बहुत जो है हृदय से स्वीकार किया है। सर, पहाड़ों की बात करते हैं तो पहाड़ों की अपनी भौगोलिक स्थिति, वहां की समस्याएं किसी भी दूसरे प्रदेश से बहुत अलग होती हैं। हर पहाड़वासी का सबसे पहला ख्वाब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर वहां आए, इन्वेस्टमेंट हो और लोगों को कम से कम एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोजगार के लिए पलायन ना करना पड़े। सर, इन्वेस्टर्स को आप अट्रैक्ट करें, आकृष्ट करें, इसके लिए क्या प्लानिंग है और वो जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट है उसकी क्या तैयारी चल रही है? सर, ये एक नया इनिशिएटिव हमने जो लिया है, ये भी हट करके जो आज से पहले हिमाचल प्रदेश में हुआ नहीं है। या होने की बात कुछ लोगों ने की थी, लेकिन उसके बावजूद वो सिरे नहीं चढ़ा, क्योंकि उसको आगे बढ़ा नहीं पाया। जिस तरह से, जिस स्तर पर उसको पहुंचाने की आवश्यकता थी मुकाम पर, उस तरह से उसको आगे ना बढ़ाया गया और ना ही उसको पहुंचाया गया। लेकिन हमने इसमें कोशिश की है। हमने एक चीज़ को देखा कि हम सरकार के माध्यम से जो विकास के कार्य कर रहे हैं वो तो हम कर ही रहे हैं, वो करते ही रहेंगे। लेकिन बहुत बड़ा योगदान हमने देखा देश के अंदर, देश के अलावा दूसरे प्रदेशों में देखा कि जो प्राइवेट सेक्टर की जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, उससे भी प्रदेश के विकास को बहुत गति मिल रही है। ऐसी परिस्थिति में हमको पीछे क्यों रहना चाहिए? ठीक है, हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ थोड़ी अलग हैं, कुछ हमारी कठिनाइयाँ भी हैं, लेकिन कठिनाइयों के साथ साथ में हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाकी प्रदेशों में नहीं हैं, जो बेहतर हैं। हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, पूरे देश भर में सबसे अच्छी। पर्यावरण की दृष्टि से एक बहुत अनुकूल माहौल हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। वर्क कल्चर हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छा है। और इन सारी चीज़ों के कारण जो है इन्वेस्टर ऐसी जगह भी तलाशता है जहाँ वो सुकून से काम कर सके। और आज मुझे इस बात की खुशी है,
जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हमने 7 और 8 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में हमने तय की है, उसमें जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया था उस लक्ष्य के काफ़ी करीब पहुंचे हैं एमओयूज़ के हिसाब से। और उसके साथ साथ में जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो लोगों का रुझान हम देख रहे हैं, तो उसमें काफ़ी जगह से हमको ऐसे प्रस्ताव आए जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो है लगभग जो है 81,000 करोड़ रुपए के एमओयू हमारे साइन हो चुके हैं। तो एक बहुत बड़ा एक अमाउंट है हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के लिए। और इस बात को मैं हमेशा कहता हूं कि एमओयू का मतलब ये नहीं है, एमओयू का मतलब ये नहीं कि इन्वेस्टमेंट हमारी ग्राउंड पे आ गई। इसमें से कुछ आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, लेकिन जनरली जो एमओयू हमारे जो अभी जो हुए हैं उसमें से मुझे लगता है कि एक साइजेबल इन्वेस्टमेंट जो है हिमाचल प्रदेश में हमको ज़मीन पर आने वाले समय में दिखेगी, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सर, इन्वेस्टर हिमाचल को ही अपनी मंजिल क्यों चुने? हिमाचल में ऐसी क्या खास बात है? हालांकि कई खास बातों का जिक्र आपने किया, लेकिन बतौर जयराम ठाकुर, बतौर मुख्यमंत्री, वहां की यूएसपी जो आप बताना चाहें, हिमाचल ही क्यों? नहीं, सबसे बड़ी बात मैंने यही कही कि एक तो हिमाचल पहाड़ी प्रदेश है, कनेक्टिविटी का इशू है। लोगों को लगता था कि बहुत मुश्किल हो गया, लेकिन पिछले कुछ अरसे से नेशनल हाईवेज, 4 लेन, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। हमारी कनेक्टिविटी बहुत इंप्रूव हो रही है। बाई एयर कनेक्टिविटी को भी हमने जो है और स्ट्रेंथन करने के लिए एयरपोर्ट प्रपोज किया है और उसमें एक और संभावना लग रही है। और इसके साथ साथ में सबसे बड़ी बात हमारे हिमाचल प्रदेश में, वो एक ऐसा प्रदेश है जहां काम करने का माहौल है, एक वातावरण है। उस दृष्टि से जैसे जिनका जिक्र मैंने किया, कानून व्यवस्था है, पर्यावरण है, उसके साथ हमारे पास जो है पावर सरप्लस स्टेट है हिमाचल प्रदेश, जहां हम पावर दूसरे प्रदेशों को बेचते हैं, जहां पावर जो है हमारे हिमाचल प्रदेश में जो है वो आसानी से भी और सस्ते रेट पर मिलती है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण, और उसके साथ साथ में हमने अपने जो पॉलिसीज़ में जो चेंजेस किए, पावर पॉलिसी चेंज की, टूरिज्म की पॉलिसी नए सिरे से लाई, और उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ में भी हमने कुछ चेंजेस किए। रेवेन्यू की पॉलिसी में कुछ हमने जो है उसमें जो है उसका सरलीकरण किया। इन सारी चीज़ों के कारण जो है लोगों का स्वतः ही अपने आप ही लगा कि हिमाचल जाना चाहिए, वहाँ काम करने के लिए लोग जो है वो अच्छा एक माहौल देने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार अच्छा माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में लोगों का रुझान बना है और मैं उन सबका अभिनंदन करता हूं। सर, यहाँ पे जिक्र करना जरूरी हो जाता है धारा 118 का, और वन्य भूमि की जो स्वीकृति का जो प्रोसेस होना चाहिए वो कैसे सरल होगा? क्योंकि आप जब से प्रदेश में आए हैं बतौर मुख्यमंत्री, तब से लगने लगा है कि शायद इस ओर भी कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा। क्या इस ओर ध्यान दिया जा रहा है सर? देखिए, एक तो मैं ये कह रहा हूं कि 118 का जो उसका जो असली रूप है, उस पर हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हिमाचल का हित भी है। उसमें हिमाचल के कृषकों, जो कृषि के क्षेत्र में जो काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि हमारे पास लैंड होल्डिंग्स बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए वो बहुत लाजमी भी है, ज़रूरी है। लेकिन उसमें दिक्कत क्या आती थी, सबसे बड़ी कठिनाई आती थी, उसका प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड था, उसमें बहुत सारा वक्त लग जाता था। अब हमने शुरुआत की कि हमने 118 की जो है क्लियरेंस का जो है ऑनलाइन जो है उसका प्रोसेस शुरू कर दिया। अब पिछले महीने से हमने शुरू किया। अब थोड़ी उसमें हमारी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो अपडेट होनी है, उन चीज़ों को कर रहे हैं। और आने वाले समय में आपको मालूम पड़ जाएगा कि 118 की हमारी फाइल अगर मूव होकर के कहीं अगर कहाँ पड़ी है, कहाँ क्लियरेंस के लिए पड़ी है, तो उसमें ऑनलाइन आपको पता लग जाएगा। यानी कि उस सारे प्रोसेस को सिंपलीफाई करके जो है सीधा आपको जो है वो जल्दी से जल्दी उसकी जो है वो मिल सके, क्लियरेंसेज मिल सके, वो सारा 118 की जो है, तो वो एक माध्यम वो किया हमने। जहाँ फॉरेस्ट क्लियरेंस की बात करें, फॉरेस्ट क्लियरेंस पे बहुत सारा वक्त ज़ाया होता था। एक बार केस भेजते थे, फिर वापस ऊपर से एक ऑब्जेक्शन लगा करके भेजते थे, फिर एक केस ऊपर भेजते थे, फिर ऊपर से दूसरा ऑब्जेक्शन लगता। तो हमने कहा कि एक बार 1 गो में जितने भी ऑब्जेक्शन लगने हैं लगाइए, लेकिन बार बार मत करिए। और उसके कारण जो है फॉरेस्ट क्लियरेंसेस के हमारे बहुत सारे मामले ऐसे थे जो लंबित थे, और उनको हमने जो है वो छोटे समय में, थोड़े समय के अंदर जो है उसमें क्लियरेंसेज हमको मिल गई हैं। कुछ मिली है और कुछ की प्रोसेस जो है आगे हम मॉनिटर करने का उसका मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं। पहाड़ पे इन्वेस्ट करते वक्त कोई भी इन्वेस्टर ये सबसे पहले सोचता है कि इसकी ज़मीन की बहुत दिक्कत आने वाली है। ज़मीन कैसे प्रोवाइड कराएंगे सर? और इन्वेस्टर्स
आपके प्रदेश में आए, हिमाचल प्रदेश में आए, वो कौन सी सुविधाएं होंगी जो दूसरे प्रदेशों से अलहदा होंगी, जो अलग होंगी, जिन पे अट्रैक्ट होके वो आपके प्रदेश तक आए? हालांकि आप कह रहे हैं कि ग्लोबल मीट का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा है आपको अभी से। उसमें खास तौर से इस बात से मैं सहमत हूँ कि बाकी प्रदेशों की तुलना में जो है वो ज़मीन पहाड़ी राज्यों में कम मिलती है, कठिन होती है, और मिलती है वो उस तरह की नहीं मिलती जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन हमने पर्टिकुलर जो है इस सारी इन्वेस्टर मीट को शुरू करने से पहले ही जो है लैंड बैंक का प्लान किया। तो हमने हिमाचल प्रदेश में 4-5 जगह ऐसी जगह चिन्हित की जहां जो ज़मीन हमारे पास है उस ज़मीन को जो है वो पहले ही हमने तय कर लिया कि इसको चिन्हित करना है, और उसके साथ साथ में इन्वेस्टर आए तो ताकि उसको तुरंत जो है वो ज़मीन उपलब्ध हम कराने में सफल हो सके। और उसके साथ प्राइवेट सेक्टर में जो ज़मीन है, जो प्राइवेट ज़मीन है, किसी की ज़मीन है, उसको भी उपलब्ध कराने के लिए उसको भी हमने जो लैंड बैंक के इसमें जो है उसमें हमने डाला है। तो उसमें बहुत सारी जगह जो है वो ज़मीन ऐसी निकल आई है जिसमें प्रोजेक्ट लगाने में कठिनाई नहीं है, और वो सारी चीज़ों को लेकर के जो प्रोजेक्ट वाले हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो अपने आप भी उन सारी प्रक्रियाओं में जो है तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि भी हमको ज़मीन मिल गई, हम काम शुरू करना चाहते हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक दौर खास तौर से मुश्किल उसमें तब आती थी जब हमारे पास जो हिमाचल के अंदर जब कनेक्टिविटी का इशू था, तो उसमें वहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते थे। अब कनेक्टिविटी अंदर तक हमारी काफ़ी इम्प्रूव हुई है, उसके कारण जो ज़मीन एक जगह नहीं, बॉर्डर एरिया में नहीं, अंदर भी जो है हिमाचल के बीच में भी जो है, जैसे आपके कुल्लू में, आपके मनाली में, आपके धर्मशाला में, ऐसी जगह भी ज़मीन उपलब्ध हो पा रही है। तो वो एक अच्छी बात है, और मैं इस बात को कह सकता हूँ कि जिसने भी हिमाचल में इन्वेस्ट करना है, जो भी प्रोजेक्ट होगा, उसके लिए जितनी भी रिक्वायर्ड ज़मीन होगी वो ज़मीन हमारे पास उपलब्ध रहेगी। लेकिन अभी जो रिस्पांस मिल रहा है सर इस इन्वेस्टर मीट को लेके, और आप भी बोल रहे हैं कई एमओयू हस्ताक्षर हो गए हैं उन पे, किन किन सेक्टर्स पे जोर है असल में सर? इन्वेस्टमेंट अभी कहाँ कहाँ हो रहा है, आप रिवील अभी से करना चाहें? जी। अगर उस सारी चीज़ का लेकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसमें टूरिज़्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है हिमाचल प्रदेश में, और उसमें 15,000 करोड़ रुपए का एमओयू तो टूरिज्म के एक सेक्टर में अभी तक जो हमारे हुआ है, जिसमें हमने कोई होलिस्टिक व्यू लिया। अब की बार ऐसा नहीं है कि पहले क्या होता था, इन्वेस्टर मीट की जो बात होती थी उसमें जनरली बात ये होती थी कि सिर्फ इंडस्ट्री लगानी है। हमने कहा नहीं, हमको हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट चाहिए। कोई आदमी टूरिज्म के इको टूरिज्म में इन्वेस्ट करना चाहता है, कोई वेलनेस सेंटर में आना चाहता है, कोई आयुष में आना चाहता है, कोई फार्मा के सेक्टर में आना चाहता है, कोई जो है रियल स्टेट के सेक्टर में आना चाहता है। तो इसलिए होलिस्टिक व्यू लिया, जिस भी क्षेत्र में जो भी आदमी इन्वेस्ट करने की इच्छा जाहिर करता है, जहां उसकी रुचि है, उस क्षेत्र में वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो इसका एक बहुत बड़ा एक रुझान मिला है, और मैं ये कह सकता हूँ टूरिज्म एक सेक्टर है जिसमें बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट का एक स्कोप निकल आया है। दूसरा हमारा हाइडल सेक्टर है, पावर सेक्टर जो है, जिसमें हमारे जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जितने भी पीएसयूज है, चाहे वो एसजेवीएनएल है, चाहे हमारे एनटीपीसी है, चाहे वो एनएचपीसी है, तो है उनके साथ जो है एमओयूज जो हुए हैं 25,000 करोड़ का, तो उनके साथ हमारे एमओयूज पावर सेक्टर के हुए हैं। तो एक बहुत साइजेबल इन्वेस्टमेंट उसमें भी आने वाली है। तो रियल स्टेट में भी लोग आने के लिए इच्छुक हैं, उसमें भी लोगों ने रुचि जाहिर की है, और अच्छा इन्वेस्टमेंट उसमें भी आने वाला है। तो ऐसे फार्मा सेक्टर भी, और उसके साथ साथ में वेलनेस सेंटर में काफ़ी लोगों ने रुचि दिखाई है। तो ऐसे कुल मिलाकर के सभी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं जब हमने खुली की, तो उसमें एक इन्वेस्टमेंट का एक स्कोप निकल आया है, और लोगों का रुझान उस दिशा में देखने को मिला है। ठाकुर साहब, 2 साल पहले जब हिमाचल प्रदेश की कमान हाथ में आई तो एक पिक्चर आपने ड्रॉ की, वो हम देख पा रहे हैं। उसमें कुछ रंग तो आप भर चुके हैं, भर रहे हैं, लेकिन अगर 3 प्राथमिकताओं के वो खूबसूरत रंग में जानना चाहूँ अपने व्यूवर्स के लिए, वो 3 प्राथमिकताएं कौन सी हैं जो आपके विजन में, क्योंकि मैंने पहले ही अपने व्यूवर्स को कहा कि आपसे बात जब करते हैं तो लगता है कि हाँ, दूरदर्शिता साफ समझ में आती है। तो सर वो 3 प्राथमिकताएं कौन सी हैं? सबसे बड़ी बात तो कि हिमाचल में हम कोशिश ये कर रहे थे कि टूरिज़्म के सेक्टर में हम काम करें, और सरकारी क्षेत्र में ही टूरिज़्म के लिए हम काम कर रहे हैं। तो वो
उतना व्यवहारिक नहीं लग रहा था। हम कर रहे हैं, उसमें भी कर रहे हैं, हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, हमारे एडीबी के प्रोजेक्ट्स हैं, स्टेट के हमारे अपने प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें हम काम कर रहे हैं। लेकिन हम प्राइवेट सेक्टर से, क्योंकि रोज़गार देने में सबसे बड़ा कोई अगर सेक्टर है तो वो हमारा टूरिज़्म का सेक्टर है, तो उसमें बहुत बड़ी संभावना थी और उस क्षेत्र में हमने काम करने के लिए फोकस करके काम किया, नई टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करने के लिए प्लान किया है और उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को जो है हिमाचल प्रदेश में अट्रैक्ट करने का भी हमने प्रयास किया। उसमें हम काफ़ी हद तक आगे बढ़ रहे हैं। और उसके बाद दूसरा जो है, हिमाचल प्रदेश में लोगों की समस्याओं का समाधान समय पर हो, जल्दी हो, ऑफिसेज में फुटफॉल कम हो, उसके लिए हमने कुछ नए इनिशिएटिव लेने की हमने हिमाचल प्रदेश में कोशिशें की हैं। एक हमने हिमाचल प्रदेश में शुरुआत की एक जनमंच करके एक कार्यक्रम। जनमंच एक ऐसा कार्यक्रम है, पूरे देश भर में किसी भी राज्य में इस प्रकार का कार्यक्रम नहीं होगा, जहाँ हर महीने में हम पूरे, हमारे 12 ज़िले हैं, 12 ज़िले में एक मंत्री और पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साथ में जाता है और पहले ही 1 महीने पहले ही निर्धारित होता है इस स्थान पर जनमंच होगा। लोग आते हैं, माइक पर खड़ी होकर के अपनी समस्या को बताते हैं और अधिकारी और मंत्री समस्या का समाधान मौके पर करते हैं। और एक बहुत पॉपुलर कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में ये। तो दूसरा, उसी को आगे सप्लीमेंट करने के लिए हिमाचल प्रदेश में हमने मुख्यमंत्री क्या जो हेल्पलाइन, सीएम हेल्पलाइन के लिए एक जो है नया एक इनिशिएटिव लिया है। तो उस इनिशिएटिव के माध्यम से मुझे इस बात की खुशी है कि अभी हमारा लगभग 1 महीना उसको हुआ है, लेकिन 15,000 से ज़्यादा ऐसी शिकायतें जो शिकायतें आई और उन शिकायतों का निपटारा कर दिया। किसी का बिजली का कोई इशू था, किसी का पानी का कोई इशू था, किसी का कोई सड़क का इशू था। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इश्यूज़ को लेकर के आदमी को जाना पड़ता था। अब घर बैठे 1100 पर फ़ोन करते हैं और उनकी समस्या का समाधान करने के लिए कर्मचारी अधिकारी वहाँ पर उनके गांव में पहुँचते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है, जिसके कारण जो है हिमाचल प्रदेश में लोगों को एक बहुत बड़ा एक जो है वो इस तरह का एक ये माहौल मिला है जहाँ लोगों की समस्याओं का समाधान जल्दी हो रहा है। तीसरी बात अगर मैं कहूँ तो तीसरी बात को लेकर के पूरे देश भर में हिमाचल पहला राज्य बनने जा रहा है जहां एक भी घर ऐसा नहीं होगा जहां गैस का चूल्हा हर रसोई में नहीं होगा। उज्ज्वला योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए की, लेकिन हमारे 2 लाख से ज़्यादा परिवार ऐसे छूट रहे थे जिनको उस उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हम कवर नहीं कर पा रहे थे। हमने हिमाचल प्रदेश में अपनी योजना शुरू की जिसका नाम हमने गृहिणी सुविधा योजना रखा। और गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत जो है अभी 1 साल के अंदर, 1 साल पहले हमने 1.25 साल पहले शुरू की थी, 1,30,000 कनेक्शन हम लोगों के घरों तक पहुंचा, रसोई में पहुंचा चुके हैं। अब थोड़ा सा रहता है हमारे पास, और मैं कह सकता हूं मई जून तक हम ऐसी स्थिति में हो सकते हैं, कहने की स्थिति में, कि एक भी रसोई बताइए जहाँ गैस का चूल्हा नहीं है तो उसको ही नाम देंगे। तो ऐसी परिस्थिति हमें हिमाचल प्रदेश में पैदा करने की स्थिति में है। एक और योजना जिसका मैं कह सकता हूं, आयुष्मान भारत पूरे देश के लिए मोदी जी ने शुरू की, 5 लाख रुपए के हेल्थ कवर। और ऐसी में हिमाचल प्रदेश में 22 लाख लोग जो है उसमें कवर हो पा रहे थे, लेकिन पॉपुलेशन हमारी 70 लाख है, बाकी को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा था क्योंकि उसके अंतर्गत वो कवर नहीं, जो गाइडलाइंस है उसके अंतर्गत कवर नहीं हो पा रहे थे। ऐसी परिस्थिति में हमने हिमाचल प्रदेश में हमने कहा बीमारी किसी को भी हो सकती है, कोई भी नहीं छूटना चाहिए। ऐसी स्थिति में हमने हिमाचल प्रदेश में जो बाकी जो 22 लाख के बाद जो 70 लाख के बीच में जो लोग छूट गए थे उनके लिए, सबके लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर जो है हिम केयर एक नई योजना की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत जो है लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा देने का हमने निर्णय किया। और वो योजना इतनी कारगर हुई, 1 साल के ही कार्यकाल में 45,000 से ज़्यादा लोगों ने उसका लाभ ले लिया हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश में। और छोटे छोटे जो लोग सेवा के लिए, जिसका जैसे एक सहारा योजना हमने शुरू की, ऐसे लोग जो लोग बिस्तर पर पड़े हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, ज़िंदगी भर एक बीमारी ऐसी लग गई जिसके कारण उनका जीवन भर इलाज चलता रहेगा। किसी को पैरालिसिस हो गया, सहारे की ज़रूरत पड़ेगी, मदद की ज़रूरत पड़ेगी, हर आदमी, एक आदमी को उनके पास मदद के लिए खड़े रहना पड़ता है। तो ऐसे पैरालिसिस होने के बाद किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी को किडनी फेल हो गई, तो उनको ज़िंदगी भर इलाज की ज़रूरत रहती है। तो हमने सहारा योजना के अंतर्गत 2,000 रुपये उन मरीजों के लिए, उन बीमार लोगों के खाते में हर महीने डालने का एक नई योजना की शुरुआत की। इन सारे सवालात के बीच
जयराम ठाकुर को भी समझने की कोशिश करते हैं। असल में जब आपकी बात होती है तो ये समझ में आता है कि विपक्षी कितनी ही त्योरियां चढ़ाएं, तल्ख तेवर अपनाएं, लेकिन जयराम ठाकुर का अपना एक व्यक्तित्व है। वो सबके काम आते हैं, सबका सम्मान करते हैं, अपना हेलीकॉप्टर तक भेज देते हैं, हमने देखा। सर ये जो यूएसपी है, ये कब से अर्जित की, या फिर यही होता है जो परवरिश और संस्कारों का असर है? सर इसे थोड़ा सा एलिब्रेट करिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आदमी में हमेशा कहीं भी पहुँचे, किसी भी जगह पहुँचे, वक्त अच्छा हो बुरा हो, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण हमेशा मनुष्य को अपने अंदर जिंदा रखना चाहिए, जीवित रखना चाहिए। उस दृष्टि से मैंने इन सारी योजनाओं के लिए, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ कि मैंने कहीं जा कर के अध्ययन किया, स्टडी किया, या मैंने वो एक मानवीय दृष्टिकोण, मुझे समाज के बीच में रह करके रहते हुए लंबा अरसा हो गया। मैं 5वीं बार विधायक हूँ जी। और ऐसे मैं लोगों के बीच में जो समझता हूँ, उनकी समस्याओं को समझता हूँ, उसका समाधान क्या हो सकता है, उसके लिए मदद कैसे हो सकती है, उनको मदद कैसे पहुँचाई जा सकती है, इन सारी बातों को लेकर के सोचने के बाद फिर स्वतः ही इस तरह की परिस्थिति आती है जो हम करने की कोशिश करते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमने जो मानवीय दृष्टिकोण है उसको हमेशा जीवित रख करके संजीदगी के साथ काम करने की कोशिश की है, और उसके कारण जो है प्रदेश की जनता ने उसको जो है वो उस सारी बात को जो है वो हमेशा अच्छे में लिया है। और इसलिए हर जगह हम जाते हैं तो लोग हमको सहज रूप से मिलते भी हैं, और मिलने के साथ साथ में इस बात को लेकर के कि सहजता और स्वभाव में सारी चीज़ों को आपने कायम रखा है, ये लोगों की ओर से हमको एक बहुत बड़ा एक आशीर्वाद हमको मिलता रहता है। सर शांताराम, वीरभद्र, सुखराम, प्रेम कुमार धूमल जैसे बड़े नामों के बाद हिमाचल की प्रदेश की जो राजनीति है उसका परिदृश्य बदला है, आप जानते हैं। सर वरिष्ठों के बीच और नए युवाओं के बीच, नई सोच के बीच ये बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल रहा होगा। सर इसको कैसे स्थापित किया आपने? मैं इस बात से सहमत हूँ। देखिए, वरिष्ठ लोगों का अपना एक काम करने का एक तरीका होता है, एक विज़न होता है, और आयु के हिसाब से मैं सबको सम्मान भी करता हूँ, करना भी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद अब की बार जो प्रदेश में जो परिवर्तन, जब नई हमारी सरकार बनी तो सत्ता परिवर्तन के साथ पीढ़ी का भी परिवर्तन, जिसको हम कह सकते हैं, हुआ है साथ में। तो स्वाभाविक रूप से लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी कुछ हट करके होना चाहिए, नयापन भी होना चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को जब हमने करने की कोशिश की तो लोगों ने इस बात को अनुभव किया है कि जो पीढ़ी का परिवर्तन सत्ता परिवर्तन के साथ हुआ है, उससे प्रदेश को एक नई दिशा मिली है। और जिन लोगों ने प्रदेश के लिए कंट्रीब्यूट किया है, प्रदेश के लिए काम किया है, उनका मैं सबका सम्मान करता हूँ। अपना अपना नज़रिया काम करने का सब लोगों का होता है, उन्होंने अपने नज़रिए से किया, अब हम अपने नज़रिए से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हिमाचल की बात करते हैं तो कई बार लोअर हिमाचल और अपर हिमाचल दोनों अलग अलग बटे हुए नजर आते हैं। सर दोनों का संपूर्ण विकास हो, किसी को किसी से शिकायत ना हो, और लगे कि हाँ एक ही निगाह से एक अभिभावक के तौर पे जो विकास की बात हम करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, वो पूरी तरीके से लागू हो। सर उसके लिए कोई मैकेनिज्म सोचा है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये हिमाचल की राजनीति में बहुत ज़्यादा ये छोटी छोटी चीज़ें होती थी, जिसके कारण बहुत चर्चा होती थी, ऊपर की बात, नीचे की बात, ये सारी बातें होती थी। अब पिछले 2 सालों से ऊपर नीचे की बात, टोपी की बात होती थी, ये लाल रंग की टोपी उसकी है, ये हरे रंग की टोपी उसकी हो गई। तो ऐसे में अब हमने इन सारी चीज़ों को, ये टोपी की राजनीति, ऊपर नीचे की राजनीति, ये सारी बातें ही गायब हुई हैं। कारण क्योंकि हिमाचल को जो है हमने जो है वो बहुत इस प्रकार से समझ करके उसको चलाने की कोशिश किया, जहाँ संतुलन में कहीं भी कोई बात ना हो। अब वो भाव कभी भी हमने ना जागृत होने दिया, और ना ही समाज में इस बात को लेकर के चर्चा हो। किसी भी प्रदेश के लिए युवा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं सर। प्रदेश में नशाखोरी, नशे को रोकने के लिए आपने बहुत सारे कदम उठाए, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से आपने मुलाकात की, देखा मैंने। तो सर उस मुलाकात का सबब कुछ समझ में आ रहा है, क्या परिणाम दिखाई देता है सर? ये सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद जो पहली एक मीटिंग की अपने डिपार्टमेंट की, होम डिपार्टमेंट मेरे पास ही है, और तो उसमें एक इशू ये आया कि ड्रग्स का प्रचलन पिछले कुछ अरसे से काफ़ी बड़ा है। तो ऐसी परिस्थिति में जब मैंने फिगर्स को देखा, उसमें मैंने देखा कि जो टोटल केसेस हैं उसमें से बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो हमारे प्रदेश के रहने वाले नहीं हैं, लेकिन मामला दर्ज हुआ है, पकड़े गए हैं, कोई जेल के अंदर है। तो हमने जब देखा कि ये लोग कहाँ के हैं, तो बहुत बड़ी तादाद पड़ोस के प्रदेशों के निकली, कोई इस प्रदेश का है, कोई उस प्रदेश का है। तुरंत मैंने इनिशिएटिव लिया, मैंने
पंजाब के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, मैंने हरियाणा के लिया है और मैंने उत्तराखंड के लिए, और मैंने व्यक्तिगत रूप से बात की। मैंने कहा हमको इसमें बैठना चाहिए, एक जॉइंट स्ट्रेटजी हमको प्लान करनी चाहिए और इसमें बाकी प्रदेशों को भी बाद में शामिल कर लिए। और उस इनिशिएटिव पर मुझे खुशी है कि हम बैठने का हमने तय किया और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं ही शुरुआत करता हूं। उन्होंने अपने वहां से शुरुआत की, चंडीगढ़ में वो बैठक रखी गई और उस बैठक से शुरुआत हुई और अभी दूसरी बैठक भी हुई। अभी तो उसमें राजस्थान भी शामिल हुआ, उसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल हुआ, उसमें दिल्ली प्रदेश भी शामिल हुआ, उत्तराखंड और हिमाचल तो हुआ ही हुआ। तो एक जॉइंट स्ट्रेटजी के तहत क्या है कि जब हम किसी एक प्रदेश में दबाव डालते हैं, हम दबिश देते हैं, तो वो जो है दूसरे प्रदेश में शरण ले लेते हैं। तो आप अपनी जो हमारी जो इंटरनल इंफॉर्मेशन जो है उसको शेयर करने का मैकेनिज्म डेवलप किया बॉर्डर एरिया में, और उसके साथ साथ में एक जॉइंट जो है एक ऑफिस जो है हमने पंचकूला में तय किया, जहां सभी प्रदेशों के एक एक दो अधिकारी जो है वहां पर रहेंगे, वो उसके कोऑर्डिनेशन के लिए। तो उसके कारण अच्छा परिणाम निकला है, क्योंकि उसके बाद जब जॉइंट हमारे एक्शन हुए हैं, जॉइंट हमारे इस प्रकार के जो प्लान थे, उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है पकड़ने में। जो पहाड़ में लोग रहते हैं वो तो वहाँ रह रहे हैं, खुशनसीब हैं, लेकिन जो पहाड़ के लोग दूसरी जगह बस जाते हैं, वो रहे कहीं भी लेकिन उनका दिल धड़कता पहाड़ के लिए है। सर, वो लोग जो आपको देख रहे हैं और जो हिमाचल से दूर हैं, कोई भी वजह रह सकती है, पलायन हो, नौकरी हो, पढ़ाई हो, उनके लिए क्या संदेश होगा सर कि लौट आएं अपने प्रदेश, अपने घर? मैं बिल्कुल इस सारी बात के लिए घनश्याम जी मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही आवश्यक है। वजह रही होगी, परिस्थिति रही होगी घर से दूर जाने की, लेकिन घर तो घर है। आइए, घर में आइए और घर में आकर के अपना काम भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ में आपकी भी जिम्मेवारी है सबकी, जो हिमाचल में जो रहते हैं उन सबकी जिम्मेवारी अपने परिवार, अपने घर, अपने प्रदेश के प्रति भी है, उस दायित्व का भी निर्वहन करें। और इसलिए ख़ास तौर से जो हमने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में जो हमने टैगलाइन दी है उसमें कि शिखर की ओर हिमाचल, एक तो हमने इस बात को लेकर के कहा कि हिमाचल एक तो ऐसे ही शिखर पर है, पहाड़ पर है, तो और विकास की दृष्टि से शिखर पर ले जाने के लिए, और उसके बाद देवभूमि हिमाचल, इसको आप कर्म भूमि बनाइए, देवभूमि को कर्म भूमि बनाइए। तो ये हमने इसमें कहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि कोई वजह रही होगी जो देवभूमि से गए हैं, लेकिन इसको आप कर्म भूमि अभी भी बना सकते हैं। तो मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वो आएँ और हिमाचल के विकास में अपना योगदान दें। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपके दिल से निकली बात लोगों के दिल तक पहुंचेगी। बहुत शुक्रिया सर, समय निकालने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने दिल की बात बता रहे थे, और बता रहे थे कि असल में विकास का रोड मैप क्या है उनकी निगाह में, कैसे देवभूमि को कर्मभूमि बनाया जाए और किस तरीके से सर्वांगीण विकास की बयार प्रदेश में बहाई जाए। खास मुलाकात में इतना ही। नमस्कार।